हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बेटा आपको इलेक्ट्रोलाइटिक जो मेटेलिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, इनके बारे में बताऊंगी और कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगी। इससे पहले बेटा मैं आपको बता दिया है जो क्या क्या पढ़ा है, नस्ट इक्वेशन पढ़ा चुकी हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये सब चीज़ हो गई है, सच्ची हो गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या, मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब देखो बेटा, कंडक्टर होते क्या हो, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, पास हो, इलेक्ट्रिसिटी जो जाती है वही क्या होता है आपका कंडक्टर। अब कंडक्टर क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, टू टाइप्स के होते हैं। एक मेटालिक कंडक्टर होता है, एक आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है। मेटालिक कंडक्टर कौन से होते हैं, जिनसे जैसे आप घरों में वायर वगैरह यूज करते हो ना बेटा, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, ये वायर यूज करते हो, वे होते हैं आपके मेटालिक कंडक्टर। वे उसमें करंट किसके थ्रू फ्लो होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल के बने हुए हैं। मेटल के अंदर एटम है, एटम में से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही क्या होता है बेटा, आपके करंट फ्लो होता है किसमें, मेटेलिक कंडक्टर में। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आपके जो आयंस है, ठीक, करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। जो नंबर ऑफ आयंस है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि NaCl है, आपने एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, Na+ में बदल जाता है और Cl किस में चला जाता है, माइनस में, वे आयंस बन गए ना। तो उनके थ्रू जो करंट फ्लो होता है वही होता है बेटा आपका क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जिसमें आयंस के थ्रू करंट फ्लो हो, वो एक कौन सा होगा, आयनिक कंडक्टर। और जो करंट के थ्रू फ्लो होता है वो होता है आपका, इलेक्ट्रॉन के थ्रू फ्लो होता है करंट, वो होता है आपका मेटेलिक कंडक्टर। अब जो मेटेलिक कंडक्टर है उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू वाइब्रेटिंग कैनाल्स। अब रेजिस्टेंस में क्या होता है बेटा, देखो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस किसकी, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, ठीक, रुकना, किसी चीज पे अपोज करना, रोकना, किसकी वजह से होता है, कर्नाल्स। ये कर्नाल्स क्या होता है, देखो बेटा, जैसे कि आपका ये कोई वायर है, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, अंदर क्या है, एटम, कॉपर के एटम है। और जो एटम होते हैं बेटे, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल कर, जैसे यहाँ एटम है, इसमें से क्या बाहर निकाल देगी, इलेक्ट्रॉन, ये क्या रह जाएगा, खाली होल रह जाएगा। यहाँ पर एटम है, एटम से आपने इलेक्ट्रॉन निकालने पर इसकी जगह क्या हो जाएगी, खाली होल। तो जो खाली होल है इसको ही हम बोलते हैं कर्नाल्स। जितने ज़्यादा आपके खाली होल्स बढ़ते चल जाएंगे, वाइब्रेशन बढ़ता चला जाएगा, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा बेटा, होता चला जाएगा, जिससे करंट क्या होता है, कम बहना स्टार्ट हो जाता है। जो करंट का फ्लो है वो क्या हो जाता है, कम। रेजिस्टेंस का मतलब है बेटा करंट को अपोज करना, रोकना, ठीक है। सेकंड, इसमें किसकी वजह से, कंडक्टर में रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है, करंट किसकी वजह से रुकता है। फर्स्ट पॉइंट, सोल्यूट इंटरेक्शन। इसमें तो होता है बेटा कर्नाल्स की वजह से, इसमें होता है इंटरेक्शन की वजह से, जो आयंस है उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो जाता है उसके कारण। सेकंड, सोल्यूट और सोलवेंट, जैसे NaCl है और आपका क्या है, वाटर है, इन दोनों के आपस में क्या हो जाए, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाए, वो क्या होगा आपका, वो भी इसके करंट को क्या कर देगा बेटा, कम कर देगा। अब कैसे करेगा बेटा, आगे एक्सप्लेनेशन करूँ मैं इसकी। सोलवेंट, वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, तो क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब जो करंट है वो कम बहना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड बेटा, जो मेटेलिक कंडक्टर होता है, नो डिकम्पोजिशन। देख, तो जो मेटल जितना है इतना का इतना ही रहता है, मेटल में कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं होता, उसमें सिर्फ फिजिकल चेंज होता है बेटा, डिकम्पोजिशन, केमिकल रिएक्शन कोई भी नहीं होती। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक है उसमें डिकम्पोजिशन होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। उसकी वजह से ही जब अगर आप उसमें करंट पास कर दो, करंट पास करने के बाद वे आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाता है, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। देखो बेटा, अगर आप आप देखते हो, अगर कोई मेटल है, ठीक, ज़्यादा गर्म हो गया तो उसमें करंट कम बहना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसका मतलब, जो अगर आप कंडक्टर में क्या करोगे, मेटेलिक कंडक्टर में बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो उसका जो कंडक्टिविटी है वो क्या, जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। लेकिन आप देखते हो जो इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आप इसमें इंक्रीज कर दोगे क्या, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और इलेक्ट्रोलाइट में तो जितने ज़्यादा आपके क्या चाहिए, नंबर ऑफ आयंस हो गए, इतना ही करंट फ्लो होगा। तो करंट बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या बढ़ गया, करंट, टेम्परेचर बढ़ाने पर आयंस बढ़ गया, आयंस बढ़ाने पर क्या बढ़ गया, कंडक्टेंस। क्लियर बेटा, दोनों में डिफरेंस। फिर नेक्स्ट है बेटा अब फैक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है उसमें किस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइटिक पर,
सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो नेचर है इलेक्ट्रोलाइट का वो कैसा है, ठीक। लार्जर द नंबर ऑफ आयंस मोर इज कंडक्टेंस, कि उसके जो नंबर ऑफ आयंस है ज़्यादा आयनाइज नंबर ऑफ आयंस में हो रहा है या कम में हो रहा है। जितने ज़्यादा आयंस हो गए इतने ज़्यादा वो क्या होगा बेटा, कंडक्टेंस होगा। ये उसके नेचर पर डिपेंड करता है, किसके, इलेक्ट्रोलाइट के, कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है बेटा वो जैसे कि 90% 95% अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। जब आयंस में टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, आयनिक हो जाता है, तो उसमें कंडक्टेंस क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें 50-60% नंबर ऑफ आयंस कम है, तो कंडक्टेंस भी क्या होगा बेटा, कम होगा। तो इसी बात पर कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग है वीक है, इस बात पर डिपेंड करता है। अब नेचर ऑफ सोलवेंट, जो सोलवेंट है उसका नेचर कैसा है, देखो बेटा, जो इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज इन वाटर, वाटर में आयनाइज हो जाएगा, क्योंकि जो पोलर पोलर बेटा, जो पोलर है, अब पोलर में डिजोल होते हैं और नॉन पोलर में डिजोल होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट पोलर में, वाटर पोलर है तो उसमें डिजोल हो जाएगा, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होगा। लेकिन जैसे बेंजीन है, बेंजीन क्या है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से, नॉन पोलर होने की वजह से जो कंडक्टिविटी है बेंजीन में तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और वाटर में क्या हो जाएगी, इंक्रीज। फिर है सोल्यूट सोलवेंट अट्रैक्शन, अभी जो बेटा ऊपर था ना, ऊपर समझा रही थी मैं, जैसे सोल्यूट सोलवेंट अट्रैक्शन, देखो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन करूंगी इसको। सोल्यूट सोलवेंट अट्रैक्शन या सोल्वेशन ऑफ हाइड्रेशन, देखो बेटा सोल्यूट और सोलवेंट, जैसे NaCl है बेटा आपका, NaCl है, NaCl आपका ये Na हो गया प्लस, आपने इसे किस में डिजोल्व कर दिया, वाटर में। तो वाटर बेटा इसके चारों तरफ ऐसे अट्रैक्शन में आ जाते हैं, इस आयंस को इस तरह अट्रैक्ट कर देंगे, जितने भी NaCl प्लस हो गए। तो जब इसको अट्रैक्ट कर देंगे कौन, वाटर मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या नहीं कर पाएगा, कंडक्ट नहीं कर पाएगा, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जो वाटर मॉलिक्यूल ऐसे चारों तरफ की घिरे हुए हैं, इसे हम बेटा हाइड्रेशन भी बोल सकते हैं, सोल्वेशन भी बोल सकते हैं, और सोल्यूट अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं बेटा, क्लियर। तो इसकी वजह से सोल्वेशन कह लो या हाइड्रेशन कह लो, इसकी वजह से नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। क्यों हो गए डिक्रीज, क्योंकि जो Na+ था किसने चारों तरफ से घेर लिया, आपको कवर कर लिया है, H2O और H2O आयंस नहीं है, ठीक। तो वे आयंस क्या हो गए, कम हो गए, तो कंडक्टिविटी भी, कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। क्लियर बेटा बात ये। फिर है टेम्परेचर, अब टेम्परेचर पे क्या होगा बेटा, अब एज द टेम्परेचर इंक्रीज कंडक्टेंस आल्सो इंक्रीज बिकॉज द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज। मैंने अभी बताया था ऊपर कि जितना आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गए तो क्या होगा बेटा, आपका कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। क्लियर, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, और जब उनकी स्पीड बढ़ेगी तो करंट भी स्पीड में फ्लो होगा, ठीक। फिर है नेक्स्ट बेटा डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन देखो, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके ऊपर तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है डाइल्यूशन पर, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करते हो तो, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हुए 50-60% ये आयंस में चेंज हुए थे, लेकिन अगर हम उसका डाइल्यूशन कर देते हैं, ज़्यादा नहीं लिमिट पर डाइल्यूशन कर देते हैं, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो आयंस में होना चेंज हो जाता है, तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर बेटा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अब ये तो हो गया इसके फैक्टर इलेक्ट्रोलाइट के। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, मैंने अभी बताया रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस देखो बेटा, रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी देखो बेटा, इट इज द हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ करंट। बेटा जो रेजिस्टेंस होता है ये हिंड्रेंस होता है, मतलब कि हिंड्रेंस का मतलब जो करंट है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, रोकता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा इतना ही कम करंट फ्लो होगा, ठीक, उसकी रुकावट पैदा करता है। तो ये इसका सिंबल क्या होता है बेटा, R, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, ओम, ठीक। अब है नेक्स्ट पॉइंट आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटा, इसका सिंबल होता है रो, ये P बनकर इसका ऐसे डंडा घुमा देते हैं, इसको हम रो बोलते हैं। अब ये क्या होता है बेटा, जो आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है देखो बेटा, जैसे इलेक्ट्रोलाइट ले लिया आपने, ठीक। अब जो इलेक्ट्रोलाइट कह रही हो, ये 2 इलेक्ट्रोड हो गई, ठीक, इसके अंदर क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट फिल है। अब अगर आपने इसके अंदर रेजिस्टेंस है R, ठीक, इसके अंदर जो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो लेंथ है
वो 1 सेंटीमीटर है। अगर जितना एरिया आपका ये पड़ता है कि लेंथ 1 सेंटीमीटर होगा, एरिया क्या ले लिया 1 क्रॉस सेक्शन हो गया, तो उतने एरिया की जो रेजिस्टेंस होगा वो उसकी रेजिस्टिविटी होगी बेटा। क्लियर बात। अब देखो बेटा दोबारा यहाँ पे आ जाओ सिंबल, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एंड यूनिट लेंथ। मतलब कि जो ए है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया, एल है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया। अगर ए और एल दोनों हमने 1 कर दी और जो रेजिस्टेंस जो किसी कंडक्टेंस का इस वैल्यू पर जो रेजिस्टेंस आएगा वो इसकी रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है बेटा, आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये बोलते हैं ओम्स मीटर। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ओम मीटर। इसका फॉर्मूला होता है अब बेटा आर इक्वल टू ये होता है रो इंटू एल अपॉन ए। एल अपॉन ए होता है आपका सेल। देखो अब देखो वेयर एल लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड, जो 2 इलेक्ट्रोड है इन दोनों के बीच की लेंथ हो गई। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके बीच में जो एरिया है वो क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। एल अपॉन ए क्या हो गया बेटा, सेल कांस्टेंट, जिसे हम जी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर बेटा, जी नोट से क्या करते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है आपका सेल कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी में एक बार और एक्सप्लेन करिए बेटा, जैसे रेजिस्टेंस है, इस पूरे इसमें रेजिस्टेंस है, इस पूरे उसका इतना एरिया, जो एरिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर और लेंथ होगी 1 सेंटीमीटर। अब जितना ये एरिया बैठा है तो ए मल्टीप्लाई क्या होता है बेटा, वॉल्यूम। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की जो रेजिस्टेंस होगा वो इसकी रेजिस्टिविटी होगी। ठीक बेटा, देखो बेटा और अच्छे से समझ लो, जो रेजिस्टिविटी होगी, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेंटीमीटर एरिया एंड सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, ये उसकी क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर लेंथ है, तो इतनी इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस होगा वही इसकी रेजिस्टिविटी होगी। या दूसरी फॉर्म में क्या कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को ही का जो रेजिस्टेंस होगा उसे ही हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टिविटी बोल देते हैं। आई थिंक अब आपका क्लियर हो गया होगा, मैंने बेटा बहुत अच्छे से कई बार बता दिया आपको। ठीक है, अब देखो इतना हो गया। तो रो, अगर हम यहाँ से रो की वैल्यू निकाल लेंगे तो रो इधर रह जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। क्लियर बेटा इतना बात। अब नेक्स्ट है आपका कंडक्टेंस। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे बेटा, कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस देखो बेटा क्या होता है कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी से। जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। अब जो कंडक्टेंस होता है ये रेसिप्रोकल होता है, किसका बेटा, रेजिस्टेंस का। जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा इतना ही कम कंडक्टेंस होगा, या जितना ज़्यादा कंडक्टेंस इतना कम रेजिस्टेंस। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड मे बी डिफाइन एज द केस विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। ठीक बेटा, G इज इक्वल टू ये कंडक्टर 1 अपॉन आर। आर क्या है आपका, रेजिस्टेंस। इसकी जो रेजिस्टेंस जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस की यूनिट होती है ओम इनवर्स या सीमेन। ठीक है बेटा, अब 1 अपॉन आर ये वैल्यू होगी, जो आर है, आर की क्या वैल्यू अभी पढ़ कर आए हम कि आर इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे हम, यहाँ पर पुट कर देंगे। जब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन पी ए अपॉन एल। और जो 1 अपॉन पी होता है, पी बता रही हूँ, 1 अपॉन जो कप ये होता है रो, इसको बोलते हैं हम कापा। क्या होता है बेटा, ये कापा। देखो बेटा ये जी 1 अपॉन आर था, आर की वैल्यू होती है रो अपॉन आपका एल अपॉन ए। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 1 अपॉन जो ये होता है रो, ये होता है कापा, और ए अपॉन एल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जब वैल्यू पुट करेंगे तो ए अपॉन एल हो जाएगा। क्लियर बेटा। अब है कंडक्टिविटी। अब जैसे रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी थी बेटा, ऐसे ही कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी होती है। क्लियर। ये क्या होता है, द इनवर्स रेजिस्टिविटी। ये जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा था ना, ऐसे ही सेम ऐसे ही है, ये रेजिस्टिविटी की उल्टी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कापा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कापा। जो के होता है इसको बोलते हैं हम कापा। अब जी कंडक्टेंस इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला भी पढ़ के आए हैं, जी इज इक्वल टू के ए अपॉन एल होता है। जो के होता है उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, रो
और रो की वैल्यू क्या होती है आर एल ए अपॉन एल। तो रो की वैल्यू क्या करेंगे हम यहाँ पर रख देंगे पी की जगह, जब रो की जगह रखेगी, जब रो की जगह रखेगी ये क्या होगा बेटा एल कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा कापा इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। 1 अपॉन आर हम अभी पढ़ के आए कंडक्टेंस होता है, एल अपॉन ए क्या होता है आपका सेल कांस्टेंट होता है जिसे जी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो क्या एक और कैसी डेफिनेशन बन जाएगी इसके के इक्वल टू जी इंटू जी नोट या कापा इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट। क्लियर बेटा। ये आप देखो कैसे पढ़ेंगे कैसे करेंगे, मैं डायग्राम के थ्रू भी बता देती हूँ। 2 इलेक्ट्रोड लिया आपने, एक कैथोड और एक एनोड, ठीक। इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है। तो इसके अंदर जो ये एरिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कह लो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होगा वही उसकी कंडक्टिविटी होगी। बेटा 2 तरीके से हम इसकी डेफिनेशन कर देते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की जो आपकी कंडक्टेंस होगा वो इसकी क्या होगी कंडक्टिविटी, या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया और 1 सेंटीमीटर लेंथ, उनका जो आपका वो कंडक्टेंस होगा उसी की क्या कहेंगे हम कंडक्टिविटी। 2 तरीके से आप क्या बोल सकते हो डेफिनेशन दे सकते हो। जैसे एरिया हो गया, इसकी जो वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसे हम क्या बोल देते हैं कंडक्टिविटी। या दूसरी डेफिनेशन में जो आप ये बनाया हुआ डायग्राम, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्रॉस सेक्शन है और 1 सेंटीमीटर इसकी क्या है बेटा लेंथ है। तो इतने एरिया की जो कंडक्टेंस होगा वो इसकी कंडक्टिविटी होगी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी। क्लियर बेटा। अब देखो अब कंडक्टिविटी क्या होती है कंडक्टेंस ऑफ आयन प्रेजेंट इन 1 ml। आप ऐसे ही बोल सकते हैं जो 1 ml के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है 1 ml के अंदर जितने भी आयन प्रेजेंस है वो इसकी क्या होगी कंडक्टिविटी होगी। तो कापा इक्वल टू कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे बोल देते हैं। कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी, जो इसका कंडक्टेंस है 1 ml पर वही किसकी इक्वल हो जाएगी बेटा कंडक्टिविटी के। अब जो यूनिट होती है इसकी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है, या मोह भी कह सकते हैं सेंटीमीटर इनवर्स हो गया, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स होती है। जो कंडक्टिविटी होती है बेटा वो डिपेंड करती है अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आयन। जितने ज़्यादा आयंस इतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी बेटा कंडक्टिविटी होगी। बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू।